नमस्कार साथी, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग पूरे दिन में जो भी घटना घटती है और जो भी खबर होते हैं उन लोगों को सवाल जवाब के तौर पे देख लिया करते हैं, या फिर कुछ खबर होती है उसको भी देख लिया करते हैं। शुरू करते हैं इसको, लेकिन उससे पहले हम लोग डेली क्या करते हैं, डेली हमारा कोट होता है। तो आज का कोट क्या है, जरा कोट देखिए। आज का कोट है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसका मतलब समझिए साथियों कि आप जैसा सोचेंगे, जिस तरह का आप सोचेंगे वैसा ही विचार आपके मन में आएगा, और उसी विचार से आपका कर्म निर्धारित होगा। उसी तरह के कर्म करेंगे और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही क्या होगा, फल मिलेगा। ठीक है साथियों। तो इसी कारण हमेशा हमें अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, समाज के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, ताकि अच्छा ही हो। ठीक है। तो इसी विचार के साथ शुरू करते हैं, चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आधार गवर्नेंस पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें बताना है कि उद्देश्य क्या है इसका। ए है आधार नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाना, या फिर बी है आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, सुव्यवस्थित करना, ठीक है, अच्छे से रेगुलेट करना, या फिर सी है आधार कार्ड धारकों को नए स्मार्ट कार्ड प्रदान करना, या फिर चौथा है आधार लिंकिंग को अनिवार्य बनाना। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब है आधार प्रमाणीकरण अनुरोध जो आता है उसके अनुमोदन प्रक्रिया को क्या करना है, अच्छे से रेगुलेट करना है, सुव्यवस्थित करना है। ठीक है। यहाँ खबर देख लीजिए, हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है आधार गवर्नेंस पोर्टल। अच्छा, पोर्टल का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। यहाँ मैंने नीचे डाला हुआ है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। ठीक है। तो ये पोर्टल है, इसके द्वारा क्या होगा, अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, जो फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं ना, फेस को देखते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो उसके लिए कहीं भी अब जाने का जरूरत नहीं है। इसी में जो एक ऐप है, ये जो पोर्टल है इसमें एक ऐप है, उसी के द्वारा आपका इंटीग्रेटेड है, उसी में सब कुछ हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो भी आपका आधार है उसका जो प्रमाणीकरण करना है, उसको वेरीफाई करना है, उसका जो भी रिक्वेस्ट आप लोग डालते हैं उसका अनुमोदन प्रक्रिया फटाफट हो जाएगा, और ये सुव्यवस्थित हो जाएगा इस पोर्टल के आने से। इससे किसको सुविधा होगा? इससे कस्टमर को सुविधा होगा। कस्टमर कौन है? आम लोग हैं। आम लोग ही तो आधार पे क्या कर रहा है, अपना जिसका आधार कार्ड बना रहा है उस पोर्टल पे जाकर के अपना दस्तावेज डाल रहा है। ठीक है साथी, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट, वन नेशन वन पोर्ट, ध्यान रखना है आप लोगों को, वन नेशन वन पोर्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये विकसित भारत जो है, विकसित भारत के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। ONOP के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है। तो वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल, जो यहाँ के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा किया गया है। इससे होगा क्या, जो भी भारत का समुद्री ढांचा है उसका क्या हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन होगा। उसको मॉडर्नाइजेशन करना है, मॉडर्न बनाना है, उसको टेक्नोलॉजी से लैस करना है, हर तरह का टेक्नोलॉजी होना चाहिए। नया नया जितना भी अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी अभी यूज किया जा रहा है इस फील्ड में, पोर्ट के फील्ड में, उसको लाना है। ठीक है। और जो वैश्विक व्यापार है हमारा, उसमें खुद को मजबूत बनाना है। जो भी ग्लोबल बिजनेस हम लोग करते हैं, ग्लोबल जितना भी ट्रेड होता है, इस ट्रेड में हम लोग को एक बड़ा प्लेयर बन करके उभरना है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका उद्देश्य है बंदरगाहों की दक्षता को बढ़ाना, जिससे बंदरगाह का क्वालिटी बढ़ेगा, उसमें हर तरह का सुख सुविधा होगा, जो भी कार्य हो रहा है उसमें तेजी आएगी। ठीक है, तेजी से कार्य करना। ठीक है। लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करना, जितना भी सामान आएगा, जो भी माल आ रहा है दूसरे देश से या अपने देश से कहीं बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो वो लॉजिस्टिक को अच्छे से रेगुलेट करना है, ताकि उसको पता हो कि उसका जगह निर्धारित हो कि यहाँ पे ले जाके रखना है, यहाँ से इस तरीके से जाएगा, उसके आगे का रास्ता ऐसे तय होगा। सब चीज का व्यवस्था करना है, और व्यापार में पारदर्शिता होना चाहिए। व्यापार में क्या होगा, आपका ट्रांसपेरेंसी होगा, कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, आप खुद हर जगह से रेगुलेट कर पाएंगे, आप खुद ही देख पाएंगे। ठीक है। खुद देख पाएंगे कि मेरा सामान यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ के रास्ते में है। ठीक है। तो हर चीज आपको पता होगा, बीच में किसी भी तरह का जो है, बीच में किसी भी तरह का कोई दलाली वाला सिस्टम नहीं होगा। अब घोषणा क्या हुआ इसमें, तो सागर का आंकलन होगा, जिसमें कि लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगा, और एक दूसरे के साथ जितने भी पोर्ट हैं, जैसे इंडिया के जो भी पोर्ट है, मान लीजिए विशाखापट्टनम पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि मेरे को ज्यादा प्रोडक्टिव काम करना है, या फिर मेरे को ज्यादा प्रोडक्टिव काम करना है। इससे क्या होगा, अगर एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो कार्य और भी तेजी से होगा, और भी क्वालिटी बेहतर होगा इससे।
ठीक है। जिससे क्या होगा, कंटेनर और बल्क दस्तावेज है, जो भी यहाँ कंटेनर और बल्क कार्गो दस्तावेज है, उसमें 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य लिया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारत की समुद्री पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना और मेक इन इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक में भारत की भूमिका को और सशक्त करना है। ये सारा कुछ होगा तो सारा कुछ मेक इन इंडिया के तहत होगा, भारत में ही निर्मित होगा, भारत ही इसका उत्पादन करेगा, और अगर इससे प्रोडक्ट है बाहर के देश भी लेना चाहें तो वहां बाहर के देशों तक भी इसको पहुंचाया जाएगा। ठीक है साथियों। और देख लेते हैं और इसमें क्या क्या पहल किया गया है। तो और इसमें मैत्री मैत्री एक तरह का मास्टर एप्लीकेशन डाला गया है, जिसमें क्या होगा, एआई और ब्लॉकचेन तकनीक से व्यापार प्रक्रिया का डिजिटल एकीकरण होगा। अभी बोला ना आपको कि इसमें क्या होगा, डिजिटली सब कुछ डाला हुआ रहेगा, आप खुद से देख पाएंगे, खुद से समझ पाएंगे। साथ ही साथ यूएई के साथ भारत का बहुत ज्यादा संबंध है, बहुत ज्यादा व्यापार है, तो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है उसकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है। अगर कोष की बात देख ले, जो धन का बात देख ले, तो 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है वित्त पोषण का बढ़ावा देने और निजी निवेश को आकर्षण करने के लिए, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ सके। अदानी हो गए, अंबानी हो गए, ये तो इंडिया के ही प्राइवेट प्लेयर है, बाहर के भी प्राइवेट लोग आए और यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे क्या होगा, ग्रोथ होगा। भारतीय सीप यार्ड, जो भी हमारा सीप यार्ड है और जहाज का जो निर्माण हो रहा है, जहाज के जो अलग अलग कल पुर्जे जो है, अलग अलग तरह का जो मशीनरी है, उसके निर्माण के उद्योग को भी विकास होगा, वो भी क्या होगा, इससे डेवलप होगा। इसके लिए भारत का समुद्री सप्ताह मनाया जाएगा 27 से 31 अक्टूबर तक मुंबई में मनाया जाएगा। समुद्री विरासत और विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसमें लगभग लगभग 100 से भी ज्यादा देश के लोग और 1 लाख से भी ज्यादा प्रतिनिधि जो है इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जो देखेंगे इसमें भाग लेने से हमको फायदा होने वाला है कि नहीं, भारत को फायदा होने वाला है कि नहीं, और उस तरह से पूरे के पूरे भारत को एक विकसित भारत का जो मिशन है वो अचीव करने में मदद करने वाले हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट और शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र जो है उसकी भी वेबसाइट बनाई गई है, जिसमें पूरी के जो भी आपका पोर्ट रहेगा उसका प्रबंधन कराया जाएगा। हरित सेतु संचालन के लिए होगा, ताकि पर्यावरण को भी क्या किया जाए, उसमें ध्यान में रखा जाए, कार्बन जो उत्सर्जन है उसमें कमी किया जाए। एक तरह का जो स्वच्छ ईंधन है, जैसे कि आपका गैसेस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन पे जाना, फिर इलेक्ट्रिसिटी पे जाना, तो उस सब पे जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही बड़ा एक तरह का मेगा प्रोजेक्ट है, और इस मेगा प्रोजेक्ट का जो भी मोटिव है, यह मोटिव फुलफिल होगा सीधे भारत को विकसित भारत बना करके। और आपको पता होगा विकसित भारत जो हमारा मिशन है, यह है कब तक के लिए, विकसित भारत @ 2047, आजादी के 100 साल पूरा होने तक भारत को विकसित बनाने का मिशन है। तो उसी के अंतर्गत ये सारा का सारा पहल किया जा रहा है, सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका खबर भी बना हुआ है। ये क्या है, 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत जो हुआ था महोत्सव, इसका नाम क्या है, जहान ए खुसरो। खुसरो आपको पता होगा, अमीर खुसरो, बहुत बड़े अपने समय के सूफी संगीत के तो जनक थे। इनको कव्वाली का जनक भी कहा जाता है, जो कव्वाली संगीत आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, इस्लाम धर्म में कव्वाली का बहुत महत्व है। सूफी संगीत और कव्वाली वगैरह के तो ये बहुत अखंड विद्वान थे। ठीक है साथियों, इसका उद्घाटन किया है, यह क्या है, तो अमीर खुसरो की स्मृति में सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। अलग अलग देशों से जो भी इससे रिलेटेड है, जो इसमें रुचि रखते हैं, संगीत में जो रुचि रखते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, और सूफी म्यूजिक को यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ प्रमोट किया जाता है। साथ ही साथ आयोजक किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना है आप लोग को, तो भूमि फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, ध्यान रखना है आप लोग को, भूमि फाउंडेशन के द्वारा इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। वर्ष 2001 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जो थे मुजफ्फर अली, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और उसी के समय से आगे बढ़ रहा है। इसी में ये जो महोत्सव हो रहा है, इसमें हस्त निर्मित वस्तुओं के व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा, इससे जोड़ा गया है, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ध्यान रखना है आप लोग को, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद का मतलब क्या है, कि भारत के हर एक जिला में, भारत का जितना भी जिला है, हर एक जिला से एक ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए, हर एक जिला से एक ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए जो उस जिले की खासियत हो, जो उस जिले की खासियत हो। इससे क्या होगा, जो लोकल वर्कर है, जो इस जिला के लोकल वर्कर है, इनको बहुत बड़ा रंगमंच मिलेगा, और ये आगे जाकर के अपने प्रतिभा को दिखा पाएंगे, इनके प्रोडक्ट को बड़ा मार्केट भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के कलाकृति के साथ साथ जो हस्तशिल्प है, जो हस्तकरघा है, उसपे भी आदि पे फिल्म, लघु फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें लोगों के में क्या हो, ये आपका अवेयरनेस
ठीक है, जागरूकता बढ़े। हम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो की प्रमुख रचना देख लिए, मसनवी लैला मजनू की एक रचना थी। इसके बाद मसनवी आईना ए सिकंदरी है, मसनवी असफनामा है, उसके बाद तिस्किया है, तुगलकनामा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो एजाजे खुसरवी है, उसके बाद ख्यालाते खुसरू है। इस तरह से बहुत सारे इनके जो है कृतियां हैं। अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी की जो रचना है तो उसमें एक मालिक वारी है, दीवाने हिंदवी है, उसके बाद तराना ए हिंदवी है। देखिए तूती ए हिंदी इनको बोला जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा इनके बारे में। तूती ए हिंद, तूती ए हिंद किनको बोला जाता था? अमीर खुसरो। तूती का मतलब क्या होता है? हिंद, हिंद, ठीक है। तो तूती का मतलब क्या होता है? तोता। तो ये भारत के तोता थे उस समय, ठीक है। तो भारत का, हिंद का जो हिंदुस्तान है उसका तोता भी इनको बोला जाता था, ठीक है। बहुत बड़े, तो उस समय के बहुत बड़े ये दरबार थे, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की, ठीक है। इडुक्की जो वन जीव अभयारण्य है, किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब आप लोग को ध्यान रखना है, केरल है। इसका सही जवाब केरल है। देख लीजिए यहाँ कितना खूबसूरत है, इधर पहाड़ी है और नीचे इतना जबरदस्त यहाँ पे झील है, ठीक है। अब ये देखिए, ये उडुक्की जो जिला है, इडुक्की जिला के अंदर ही में ही ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ बांध के पास है, इसमें देख लीजिए जरा एक बार, जीव जंतु कौन कौन से हैं। तो हाथी है, बाघ है, तेंदुआ है, गौर है, जंगली बिल्ली, विशाल गिरही, चींटीदार और सांभर हिरण, बाइसन हो गया, जंगली कुत्ता हो गया, जंगली सुअर हो गया। तो इस तरह के अलग अलग तरह के जीव जंतु है। पक्षी भी कई तरह की हैं, जंगली मुर्गी है, मैना है, कठफोड़वा है, मटर के दाने, लाफिंग थ्रस, किंग फिशर हो गया, बुलबुल हो गया, इस तरह का हॉर्नबिल, मोर, सनबर्ड, अलग अलग तरह की पक्षियां भी है। वनस्पति अगर देखा जाए तो सागौन है, दलदली भूमि, बांस, घास के मैदान, पश्चिमी तट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का भी कुछ इलाका है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ सदाबहार वन भी है, नम पर्णपाती वन भी है, पतझड़ वाले जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। आगंतुक अगर गतिविधि देखा जाए कि यहाँ क्या क्या होता है, तो ट्रैकिंग होता है, ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, प्रकृति की सैर करने जाते हैं, सफारी का टूर करने जाते हैं, या पक्षी दर्शन, जो पक्षी प्रेमी होते हैं वो पक्षियों का दर्शन के लिए जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं वहां पे, इस चीज का लुत्फ उठाते हैं, ठीक है। या फिर ये जो देखिए ये झील है, तो इस झील के अंदर यहाँ नाव की सवारी के लिए भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह से इसका महत्व है। इस अभयारण्य का इडुक्की कहाँ पे है? ये केरल में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 है, इसका थीम क्या है? 2025 जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको ध्यान रखना है हर साल कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ठीक है। हर साल 28 फरवरी को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस सीवी रमन के नाम, इनके लिए, इनको हम लोग याद करते हैं। तो सीवी रमन को, सीवी रमन कौन थे? तो फिजिक्स के बहुत बड़े आपके साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के, भौतिकी विज्ञान के, और भौतिकी विज्ञान के थे। और इन्होंने एक रमन, रमन प्रभाव नाम से, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव लाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लाइट वेवलेंथ से जुड़ा हुआ है एक पूरा का पूरा आपका ये एक्सपेरिमेंट है। ये किया था कब? 1928 में, 1928 में इन्होंने किया था। और उसके बाद से इसको मनाया जाता है। 1986 के बाद से इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जा रहा है, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी, और उसी समय से हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। इस बारे में ध्यान रखना है। और इस बार अगर थीम पूछा जाए तो थीम, थीम आपको क्या ध्यान रखना है? कि विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। क्या करना है? भारत का विकास करना है, उसके लिए विज्ञान और नवाचार है। जो विज्ञान है और नवाचार मतलब इनोवेशन, नया नया तरीका, नया नया तरीके से सोचना, ठीक है, नए नए तरीके से किसी कार्य को करना, उसमें जो वैश्विक नेतृत्व हो, कि पूरे विश्व में अगर कोई नेता बन के उभरे, ऐसे काम में करने में कोई नेता बन के उभरे जो बहुत सारा कार्य करता हो, तो उसके लिए भारतीय युवाओं को तैयार करना है। और सिर्फ तैयार ही नहीं करना है, उनको सशक्त बनाना है। यही विश्व पटल पे खुद को नेतृत्व प्रदान कर, खुद को नेता बना करके उभरे। चलते हैं अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा सेबी से रिलेटेड है। सेबी आप लोग को पता होगा, कुछ दिन पहले इस पे हमने एक सेशन भी किया था। तो सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? जो भी एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसको रेगुलेट करता है। अब इसके नए अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांत पांडे को जिम्मेवारी दी गई है। 1987 बैच के प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है। यहाँ किस काडर से है? काडर में यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है उड़ीसा काडर, ध्यान रखना आप लोग को, उड़ीसा काडर के आईएएस है। इनको अब देखिए कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, इनको अभी तो सेबी के अध्यक्ष होंगे, इनको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। और ये किसका जगह लेंगे? माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच जो है ये कई पिछले कई समय से यहाँ पे थी। इन्होंने अब 2 मार्च 2022 को 3 साल का इनका कार्यकाल जो है
ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ 2022 में इन्होंने लिया है, मतलब 2025 में। वही मैं भी सोचूं कि 2022 में कैसे समाप्त हो रहा है। 2025 में इनका समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही समाप्त होगा 2 मार्च को, तो तुरंत तुहिन कांडपांडे जो है ये क्या कर लेंगे, इनके जगह पर आ जाएंगे। अगर इनके बारे में देखा जाए तो इनके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9 जनवरी को अरुणीश चावला की जगह वित्त सचिव बनाया गया था राजस्व विभाग में। ठीक है, राजस्व विभाग में, जो राजस्व विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है आपको, वित्त मंत्रालय की मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, ये भी ध्यान रखना। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बजट से कुछ दिन पहले इनको लाया गया था, बजट से कुछ दिन पहले लाया गया था। और बजट बनाने में वित्त सचिव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि अभी जो ये टैक्स वाला जो सिस्टम आया था, जिसमें कि 12 लाख तक को टैक्स में छूट दिया जाएगा उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, और अलग अलग जो इसमें फैसिलिटी लाई गई है, वो सारा का सारा आइडिया इन्हीं को है। बहुत दिन से ये काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के बहुत जानकार हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद आगे देख ले, तो इससे पहले इनके पास राजस्व सचिव का भी प्रभार है। इससे पहले कहाँ काम कर चुके हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। और उसके बाद डीआईपीएम जो है, ठीक, जो डीपम है, अभी निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग जो है, इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, उसके प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आर्थिक गतिविधि के बारे में इनको अच्छी खासी जानकारी है। और उसी तौर पे इनको लाया गया है, यहाँ पे सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिन से जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा है, आपको पता होगा। तो उस तेजी गिर इसके साथ नीचे गिर रहा है, तो उसको संभालने के लिए इस तरह की बड़ी जिम्मेवारी इनको सौंपी गई है। ठीक है साथियों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जितने भी करंट अपडेट्स हो सकते थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी सवाल हो सकते थे उसको डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से 1 मिनट गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और मित्रों के साथ कर दीजिए इसको शेयर। शेयर करना बहुत ही जरूरी है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अगला जब भी वीडियो आए, अगला जब भी कोई सूचना है, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, आप उससे यथाशीघ्र जुड़ सके। ठीक है साथियों, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।